बंधन से जो मुक्त हो, मुक्त करे संवाद। बंधन से जो मुक्त हो, मुक्त करे संवाद। अपने निर्णय ले सके शख्स वही आजाद। तो ऐसे आजाद ख्याली के लिए बहुत कम चुनिंदा लोग मशहूर होते हैं। ऐसी ही एक हस्ती है हमारे साथ, डॉक्टर मुक्ति शर्मा, श्रीनगर कश्मीर से, जिनको आज हम अंतस में सुनेंगे। अंतस से अंतस तक, यानी दिल से दिल तक का ये सफर, अंतस का ये चौथा एपिसोड आपके सामने है। और मैं डॉक्टर पूनम भाटिया, अंतस की अध्यक्ष, आपको मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर मुक्ति शर्मा, जो मैंने बताया श्रीनगर की रहने वाली हैं, लेकिन श्रीनगर और जम्मू दोनों के बीच में उनका बहुत गहरा रिश्ता है। जम्मू में वो पैदा हुई और श्रीनगर में वो शादी के बाद रह रही है। तो मुक्ति, आपका स्वागत है अंतस के इस पटल पर। और अंतस के सभी श्रोता, सभी पाठक, सभी जिसे कहते हैं अंतस के शुभ चिंतक, और आपका परिवार, श्रीनगर के रहने वाले, भारत के रहने वाले, विदेश में रहने वाले जो साहित्यकार हैं और काव्य रसिक हैं, वो इससे अब जुड़ेंगे और आपको सुनना चाहेंगे। आपकी जीवन यात्रा में जो सफलता की कहानी आपने लिखी है, उससे जानना चाहेंगे। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है। और हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे कि आप डॉक्टर मुक्ति शर्मा, जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर इतनी सिद्ध प्रसिद्ध हैं, उपन्यासकार हैं, अपने बारे में संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पूनम आटिया जी। पहले तो मैं आपकी अंतस से अंतस टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और जितने भी हमारे श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, जहाँ शोधार्थी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं अपने आप को बड़ी छोटी सी लेखिका मानती हूँ। अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है। इसी के साथ मैंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। मेरा जन्म जो है कठुआ में हुआ और वहीं पे हम लोग रहे, मेरा पालन पोषण वहीं पे हुआ। तो कठुआ, हम लोग कठुआ में है। जम्मू में, जम्मू, हाँ जी, जम्मू से, हाँ जी, जम्मू में जम्मू से कोई 85 किलोमीटर दूर है कठुआ। तो वहां पे मेरा जन्म हुआ। तो बड़ा अच्छा जन्म का जो पल होते हैं वहां पे रहना, वहां का। और कठुआ के लोग बड़े अच्छे हैं, कठुआ के लोग बड़े सोशल हैं और एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। उनके उनके अंदर भावनाओं की जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, एक दूसरे के प्रति जो संवेदनाएं हैं उनके मन में। बड़े अच्छे लोग हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उस वहाँ कठुआ शहर से मैं पली बड़ी हूँ, वहां मेरा जन्म हुआ। आप पूछिए। कठुआ में आप पैदा हुई और श्रीनगर, अनंतनाग तक का सफर आपका एक गुजरा है, एक तवील जिसे कहते हैं, एक लंबा सफर है। और जी बचपन से लेकर अब तक एक साहित्यकार, एक अध्यापिका के रूप में आप एक जिसे कहते हैं अध्ययन और उससे जुड़ी हुई हैं। तो आपका जो सफर है, ये कैसा रहा? और इस सफर की जो शुरुआत है, कठुआ में जो शुरुआत है, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं, जो आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, अंतस से अंतस की दिल की बातें जो हैं वो जानना चाहेंगे। तो जो आपका सफर है बचपन से आरंभ हुआ, बचपन में घर में कौन कौन था? और जो एक होता है ना, कहते हैं किसी भी चीज के बीज जो है वो बचपन में ही रोपित हो जाते हैं। तो जी जी। ऐसे इतनी प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार के जो जो बीज हैं, जो रचना के कदम के बीज हैं, वो बचपन से ही अंकित होंगे। तो कुछ अपने बचपन के बारे में हमें बताएं। मैं जब बड़ी छोटी थी, मैं तब आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। बड़ी तो भी हम थी तीन और बहनें, छोटी भी, बड़ी तीन भी थी बहनें। और छोटी भी थी। बड़ी भी थी। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, हम तीन बहनें थी। तो हमारे घर भाई नहीं था। तो बड़ा शौक होता है, तो सारे लोग माँ को हमेशा कहते थे, हाँ सिर्फ ये लड़कियां ही पैदा करती रहती है, लड़कियां ही पैदा करती रहती है, लड़का तो भाई ही नहीं। अब बाकी जो थे, मेरे ताए चाचा जी थे, ताया जी थे, चाचा जी थे, उनके सबके बेटे थे। तो फिर सारे कहने लगे, मेरी माँ को हमेशा कहते रहते थे, देखो जी इनके पास बेटा नहीं है, तीन लड़कियां हैं, पता नहीं क्या ये वो। तो मेरे फादर को हमेशा ये कहते थे कि जब ये क्या कहते हैं, जब इसकी डेथ हो जाएगी
तो कौन मुखग्नि देगा? मुखग्नि अच्छा। कौन देगा? इनके पास तो लड़का ही नहीं है। तो मैं एक बड़ी निराश हो गई, तब मैं भगवान जी के आगे गई, मंदिर में जाके, हनुमान जी का मंदिर था। वहाँ पे जाके रोना शुरू हो गई। मैं कह रही थी, सभी के पास भाई हैं, हमारे पास ही भाई नहीं है। तो भगवान अगर आप हमें भी भाई दे देते, तो काश मेरी माँ को ये बात नहीं सुनना पड़ती। तो फिर हमारे घर जो है काफ़ी साल के बाद भाई ने जन्म लिया। भाई जब हुआ हमारे घर में तो बड़ी खुशियाँ आ गई। तो खुशियाँ जब हुई तो सारे बड़े खुश थे। अब मेरे मन में बचपन में वो बात याद थी, जब मेरे दादाजी ने जो शापित किन्नर, जो मैंने उपन्यास लिखा उसके बारे में बताना चाहती हूँ। उसका जो मेरे अंदर ये बात सारी कैसे चली। तो दादाजी जो थे, दादाजी बहुत बड़े जैलदार थे। तो वो एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए, तो शिकार उन्हें सामने शेर आ गया। उन्होंने इतनी ज़ोर से दहाड़ मारी कि उनके जो वोकल्स हैं पूरे वो एकदम से ना आवाज़ बंद हो गई उनकी। शेर चला गया, घर आके आगे बिस्तर पे पड़ गए। तो अब ये चीज़ मैं बहाना ही समझती थी, जब उस घर वाले भी ये सोचते ये बहाना ही है। क्यों? क्योंकि हमारे जब मेरे बड़े ताया जी की जब शादी हुई, तो उन्होंने आए हमारे घर, ये किन्नर आए। किन्नर जब आए उन्होंने कहा बधाई दे दो। मेरे दादाजी बड़े सख्त थे, उन्होंने कहा कोई बधाई-वधाई नहीं देनी है। इतनी ये उस वक़्त ₹100 होता था। ₹100 देंगे चले जाओ, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा नहीं, ₹200 हमें चाहिए। तो दादाजी ने कहा नहीं चलो निकल जाओ, निकल जाओ। उन्होंने आगे से वो चावल के दाने उठाए, कहा कि तू आज के बाद पोते का मुँह ही ना देखे। वो किन्नर बोल के गई ये बात। अब दादाजी आए, घर आके बीमार पड़ गए। बिस्तर पे जब शेर को दहाड़ मारी इतनी ज़ोर से, जैसे वो बिस्तर पे थे तो फिर हम लोग सारे कहने लगे, तो ये ठीक हो जाएँ, तो अल्टीमेटली उन्होंने कम ही दिन निकाले, उनकी डेथ हो गई। पर ये बात रही ना दिमाग में कि किन्नर के श्राप की वज़ह से ऐसा हुआ पॉसिबल। तो ये दिमाग जो मेरे दिमाग में, मैं हमेशा जब दीवार पे फ़ोटो देखती थी उनकी टंगी हुई, तो कहती थी, "पापा इनको क्या हुआ?" तो मेरे फ़ादर ने कहा कि ऐसे-ऐसे बात हुई थी, तो उनकी डेथ हो गई थी दादाजी की। तो अब वो चीज़ जो थी बचपन से ना दिमाग में जो चलती रहती है कि ऐसा भी होता है, और किन्नर ने दिया श्राप तो ये हो गया। पर अब कैसे हुआ, क्या हुआ वो पता नहीं, पर दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। तो फिर जब भाई का जन्म हुआ तो मेरे को अभी भी याद है कि मेरी एनसीसी की प्रेयर थी, मैं उन दिनों ना प्रेयर में थी, कमांडर थी। तो सर हमें 26 जनवरी की प्रेयर करवा रहे थे। मेरे भाई का जन्म जन्म हुआ था 2 जन को। तो पहले रिहर्सल शुरू कर देते हैं। तो मैं कमांडर थी, मैं कर रही थी प्रेयर को। तो मैंने उनको कहा था कि जैसे ही किन्नर आए हमारे घर में बधाई के लिए, आप लोग मुझे बुला लेना। वो सारे बच्चे दौड़ते-दौड़ते आए घर में। मुक्ति, 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 किन्नर आ गए घर में बधाई लेने के लिए। मैंने वहीं पे सारा कुछ फेंका, सर को कहा, "सर मैं जा रही हूँ।" एकदम से दौड़ लगाई, क्योंकि वो बात जो थी दिमाग में थी कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि उनका वो जो दिया उन्होंने श्राप, वो ऐसे फलीभूत हुआ, दोबारा ये कुछ ना हो। तो फिर आ गई। घर पहुँची तो जैसे ही घर पहुँचती हूँ, तो आगे किन्नर कर रहे हैं, नाच-गाना शुरू हो गया। उन्होंने भी मदर्स को कहा कि हमें इतने पैसे ₹500 दे दो। अब मदर ने निकाले पैसे-वैसे, तो मम्मी ने कहा मेरे पास ₹300 हैं। तो मैंने फटाक से अब पापा की बात सुन के रखी थी ना, कि ऐसे हुआ। फटाक से मैंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे पास बुगनी है।" वो गुल्लक में हम लोग पैसे जोड़ते थे। एक-एक, एक-एक रुपया कर के पहले गुल्लक में डालते थे। तो मैंने कहा, "मम्मा मेरे पास गुल्लक है।" मैंने फटाफट गुल्लक लाई, तोड़ी नीचे। तो उसमें ₹10 के, ₹20 के, ₹2 के, ₹5 के सिक्के-विक्के निकाल-निकाल के, ऐसे कर के 210, ₹220 जमा हो गया। तो मम्मी के पास ₹300 थे, वो उनको ₹500 दिया। मैंने कहा ठीक है, अब अच्छा-अच्छा आशीर्वाद देके आप खुशी-खुशी जाओ कि वो। फिर वो जो बात थी जो दिमाग में चल रही थी ना उस चीज़ की, फिर मैं एक दिन जब मेरा बनारस में था मेरा प्रोग्राम, सेमिनार था, बनारस में मैं गई। बनारस में जब गई तो वो ट्रेन में चढ़ते हैं ना, माँगते हैं लोगों से, वो आ जाओ जी, दे दो, दे दो, दे दो आप। तो लड़के ना काफ़ी मज़ाक उड़ा रहे थे उनका। तो वो भी ना अपने आप को हेजिटेट फ़ील कर रही थी, लड़के कह रहे नहीं बैठो, हम तभी ₹10 देंगे, इधर आओ मेरे पास बैठो। तो मैं सोचूँ, मैं कहा देखो इनकी ज़िंदगी क्या है? इनकी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। हम लोगों के पास इतना कुछ होते हुए भी हम लोग फिर भी सोचते हैं हाय मेरे पास मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है। इनके पास तो परिवार भी अपनाता नहीं है। ये लोग आश्रम में रहते हैं, तो कितनी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी ये लोग जीते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैं जब बनारस से आई तो फिर मैंने जब उनकी स्थिति वहाँ पे देखी, वो अगले स्टेशन पे उतर गए।
पर बात जो थी मन में चल रही थी, लेखक का दिमाग जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है कि मुझे कुछ करना है। फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे लिखना है इसके ऊपर। तो फिर मैंने, जब मेरी शादी हुई आफ्टर मैरिज, मैं जब कश्मीर आई, यहाँ पे जो किन्नरों की स्थिति है वो अलग है। अब वो डिफरेंस हो गया ना, तुलनात्मक अध्ययन हो कर लिया मैंने। वहां पे थे तो वहां पे बाहर जो है वो आश्रम में रहते हैं, गुरु लोग जो है ले जाते हैं घर से जबरदस्ती कि ये बच्चा हमारा ही है तो हमारे साथ ही चलेगा। हमारे यहाँ कश्मीर में ये होता है कि परिवार बच्चे को त्यागता नहीं है, उनके लिए पर्टिकुलर आश्रम नहीं बने हुए हैं। वो क्या करते हैं कि हाँ, किसी की अगर स्थिति ठीक नहीं होगी तो वो बच्चे को किसी के घर काम करने के लिए भेज देंगे। वो बच्चा वहां पे रहेगा, वहां पे उनका घर के काम करेगा, तो इसी तरह वो अपना जीवन यापन करता है। तो यहाँ का जो है, यहाँ का हिसाब किताब अलग था, बाहर का अलग था, दोनों चीजों को देख लिया। फिर मैंने सोचा नहीं, एक तो श्राप मिला था तो नॉवल का नाम रखना है श्रापित किन्नर। फिर मेरे को स्टोरी जो थी यहाँ की, किन्नर थी यहाँ की। एक मिनट में आपको रोकूंगी। यहाँ जो हम्म, श्रापित किन्नर है, किन्नर के श्रापित होने का यानी कि उनके जीवन में जो ये जो श्राप है जिसका दंश वो सहन कर रहे हैं, ये उसका है। एक ये हम्म, है कि किन्नर ने श्राप दिया मंत्र फूक के कि भाई हम्म, आप अब अपने पोते का मुंह नहीं मुंह देखेंगे। नहीं देखोगे। आपने अब तक जो बातें कही उसमें दो तीन बातें मैं बिल्कुल बीच में हम्म, मैं ये बता रही थी, दो तीन बातें आपने मुक्ति ने कही कि एक तो बेटा हमारा क्रिया कौन करेगा, हमें मोक्ष कौन दिलाएगा। हम्म, तो ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना रूढ़ी बात है कि रूढ़िवादी वाली। मोक्ष स्वर्ग की चाह में बेटा हुआ महान, महान एक एक करके मार दी देवी सी संतान। संतान। लड़कियों के लिए ये हमेशा श्रापित ही रहा है कि एक एक के बाद अक्सर देखा गया है कि तीन लड़कियां लगातार होती हैं, फिर शायद एक बेटा हो जाता है। तो लोग हम्म, करते हैं ऐसा और करते हम्म, रहे हैं। हम्म, आजकल थोड़ा बदल गया है सीन। बदल गया है टाइम। हाँ, दूसरी बात निकल के आती है कि मुक्ति आपने वो बचपन की बातें कि दादाजी जो एक शेर को भगा सकते हैं, लेकिन वो श्राप की वजह से वो जीवित नहीं रह सके। अब जो आपका भाई बाद में हुआ जिसके लिए आपने इतनी मन्नतें मांगी, उसका मुख नहीं देख सके। तो बच्चे के मन में रह जाता है बचपन हम्म, में कि ये श्राप की वजह से अपने उनकी मृत्यु हुई, और वो जब बेटा हुआ पोता हुआ तो उसका मुख नहीं देख मुंह पाए। नहीं देख पाए। श्रापित जो श्राप उनको मिला, ये आपके अंदर जो है एक भय, और कह सकते हैं बचपन का भय रह गया, या एक बात है जो अंकित हो गई कि नहीं, किन्नर का श्राप नहीं लेना है। लेना फिर है। से आप बड़ी हुई तो आपने किन्नरों का जीवन देखा, जम्मू में भी देखा, कठुआ में भी देखा, हम्म, और फिर आपने श्रीनगर में देखा। तो जो हम्म। तुलनात्मक अध्ययन किया आपने, जिसके बारे में आप बता रही थी, उसके बारे में और बताएं कि जो आपका जो श्रापित किन्नर उपन्यास है, जो बहुचर्चित उपन्यास है जिसपे बच्चे शोध भी कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या खास लिखा है उसके बारे में। हम्म। उसमें मैंने हिना के माध्यम से ये स्टोरी व्यक्त किया है कि ये हमेशा जो था वो एक किन्नर को अडॉप्ट करती है वो, नरगिस जब करती है तो उसको हमेशा लोग ये कहते रहते हैं कि तेरे घर तूने ये लड़की ले ली, अब इसका कैसे गुजारा करोगे, ये कैसे होगा, ये कैसे चलाएगी अपने आप को, ये एक किस्म का श्राप, ये तूने अगर इस लड़के के साथ शादी की है। उस लड़के को काफी कुछ सहन करना पड़ा। तो उसको कहा गया कि तूने इस लड़की के साथ शादी की है तो ना ये बच्चे पैदा हो पाएंगे, ना कुछ हो पाएगा, पीढ़ी कैसे चलेगी, सारा कुछ कैसे होगा। तो ये चीजें जो थी उसको बार बार जो उसके मन को कचोटती रही। फिर उसने क्या किया, आपने जो है सेक्स चेंज करवाया। उसके बाद उसको बेटी हुई नरगिस, जिसकी अच्छा। जो बहुत बड़ी डॉक्टर बनी, और वो बाहर सेटल हो गई। फिर जाके जब वो अपने गांव में आती है यहाँ पे कुपवाड़ा में, तो लोग काफी उसका इज्जत सम्मान करते हैं कि देखो ये लड़की कितनी आज बहुत बड़ी डॉक्टर है, हर बंदे को उसकी जरूरत है। तो जब 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 उसको समाज की जरूरत थी तो समाज क्या था, पीछे था, उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं था। तो जब समाज को उसकी जरूरत पड़ी तो वो आगे आ गई सबके लिए। तो वो श्रापित होने के बावजूद भी अपने दायित्व का पालन जो थी बड़े अच्छे ढंग से कर रही थी। मैंने इन सभी चीजों में ये निचोड़ निकाला कि हम लोग जो कहते हैं कि किन्नर का श्राप लग जाता है, किन्नर श्राप, वैसा नहीं होता।
उनके अंदर भी एक दिल है, सीने सीने में एक दिल है, वो भी भावनाएँ हैं, उनको भी आँसू आते हैं, वो भी हँस सकते हैं, वो भी रोते हैं हर बात के लिए, हर बात के अच्छा। लिए। तो हम जब तक उनके उनके अंदर की बात को नहीं समझेंगे, कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो तब तक तो हमें तो लगेगा ही ना, वो तो श्राप है हमारे लिए, हमारी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो वो शापित किन्नर लिखने का मेरा मकसद ही यही था कि अगर उसने श्राप दिया, लोग कहा कि ये श्रापित है, किन्नर लड़की के साथ तूने शादी कर ली, तूने लाई ये लड़की घर पे, ये हमारे लिए श्राप हो गई, क्योंकि इससे मेरी माँ भी मर गई, मेरी दादी भी मर गई, हमारा परिवार खत्म हो गया, तो शापित लाई। पर उसी लड़की का जो बच्चा है, उसने समाज में इतना नाम रोशन किया कि वो बच्चा आगे जाके डॉक्टर बना, उसने अपने पूरे समाज का नाम रोशन किया। ये सबसे बड़ी बात रही। बिल्कुल। बिल्कुल दृष्टि आपने जान आपने एक बहुत ही जिसे कहते हैं संवेदनशील मुद्दा उठाया और उस पर एक विस्तृत जिसे कहते हैं अपना व्यू पॉइंट रखते हुए अभिव्यक्ति दी उसको अपने उपन्यास में। और मैं मानती हूँ कि आपने वो जो सेक्स चेंज करने के बाद और वो डॉक्टर भी बनी, तो ये एक लंबी यात्रा है एक किन्नर के जीवन की और सभी हुँ, नहीं बन पाते हैं। कर तो पाते हैं। दिशा निर्देश देता है। हुँ, इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। हमारे साथ लंदन से तेजेंद्र जी शामिल हो गए हैं और उनका मैं स्वागत करती हूँ। तेजेंद्र जी की कहानी आपकी पुस्तक में आई है। तेजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एक वरिष्ठ कहानीकार, प्रसिद्ध सिद्ध प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार हैं जो मुंबई में थे, जिनका मैंने एक लंबा जिसे कहते हैं साक्षात्कार लिया हुआ है सिनेमा के बारे में। तो ये अंतस की खुशकिस्मती है कि आज अंतस के पटल पर डॉक्टर मुक्ति को सुनने तेजेंद्र जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको पता है पूनम जी, मैं तेजिंदर जी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ले रही हूँ। वो कब हर छोटी-छोटी गलतियाँ निकालते हैं, सिखाते हैं, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी मेरे अंदर सुधार लाया और उनकी कहानियों में जो एकदम से ना इंसान को लगता है कि मेरे साथ ही घटित हो रही हैं। ये चीज़ सबसे बड़ी बात है उनकी कहानियों में। तो जिसे पढ़कर पाठक को एकदम से पाठक उनके साथ जुड़ जाता है। तो अगर आप संपादकीय की ही बात करेंगे तो वो भी हमेशा हर सप्ताह कुछ अच्छा नया-नया, नया-नया जो हमारी सोच से बाहर होता है, वो भी वो लिख रहे हैं। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। जैसे चित्रा जी हैं, वो मेरे लिए प्रेरणादायक है, नासिरा शर्मा जी हैं। इन सभी बड़ी-बड़ी लेखिकाओं का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और उन्हें मैं अपना मन से उनका ये धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लिए प्रेरणा बनी है। मुझे सुधारने में, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उन सबका बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद। बिल्कुल मैं मुक्ति आपसे सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग जो लिखने वाले हैं वो हुँ, प्रेरणा लेते हैं और अपने लेखन को धीरे धीरे सुधार कर और बेहतर करते हैं। जैसे सुनीता जी भी जानती हैं, आप बहुत बड़ी जिसे कहते हैं एल्कॉन इंटरनेशनल की बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे साथ तेजेंद्र जी जुड़ गए हैं। मैं तेजेंद्र जी का चेहरा देख रही हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ कि आप दो शब्द कहें तेजेंद्र जी मुक्ति के बारे में। और इस अंतस पटल पर आज अंतस की बात अंतस से आप सुनने आए हैं। तो पहले तो तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों बाद लाइव देखा तुम्हें तो। पूनम, एक तो अरसा हो गया तुमसे मिले हुए। तो जर इस हाँ बीच बिल्कुल। तुमने जिंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उस लड़ाई में तुम सफल भी हुई और उसके बाद सक्रियता भी जारी है। हमारी सारी शुभकामनाएं, स्नेहाशीष सब तुम्हारे साथ है। मुक्ति इन दिनों काफी एक्टिवली लिख रही है और पुरवाई के लिए लगातार लिख रही है, हमारी पत्रिका जो लंदन से प्रकाशित होती है। हाल ही में इन्होंने कश्मीर पे एक बहुत अच्छा लेख लिखा जो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोगों ने पढ़ा उसको, लग 400 से ज्यादा उसमें लोगों ने पढ़ा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह, और ये तो कश्मीर के उस इलाके में है जहाँ हिंदी बहुत ज्यादा अ, नहीं इस्तेमाल होती, वहाँ उर्दू और अंग्रेजी है। तो वहां से ये हिंदी में लिख रही हैं और ऐसे विषयों पे न केवल लिख रही हैं, उस विषयों के सचमुच के किरदारों को अपने घर में गेस्ट भी बना के बुलाती हैं, फिर उनका इंटरव्यू करती हैं और पुरवाई के लिए भेजती हैं। तो
और एक्टिव तो काफी हैं। आपने देखा कि अभी प्रवासियों पे भी एक किताब संपादित की उन्होंने। तो जी ये बड़ी जी जी। खुशी की बात है कि भाई मुफ्ती इस तरह से सक्रिय है हिंदी साहित्य की गतिविधियों में। बल्कि किताब का लॉन्च भी किया था केंद्रीय हिंदी संस्थान ने दिल्ली में, जहाँ अच्छे लोग इकट्ठे हुए थे। पूनम जी जी ने ही तो उसकी संचालन किया, पूनम जी ने संचालन किया। हाँ हाँ हाँ, तो बड़ी अच्छा लग रहा है कि हम इतनी दूर बैठ के भी आप लोगों के साथ हैं, आपको सुन रहे हैं। तो आज मुझे मुक्ति ने भेजा था लिंक, तो मुझे लगा चलो ये तो अच्छा है कि बाय वन गेट वन फ्री होता है ना जैसे। तो मुक्ति तो है ही और पूनम भी है, दोनों। तो चलिए, ऑल द बिल्कुल। बेस्ट। आप अपना बातचीत जारी रखिए, हम सुन रहे हैं। जरूर। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है, और मुक्ति के लिए भी, मेरे लिए भी, और अंतस के लिए भी। बिल्कुल बहुत समय हमारे के, सभी साहित्यकारों के लिए। सभी साहित्यकारों के लिए एक प्रेरणादायी होता है। क्योंकि आपने जो लंदन में जो रहते हुए वहाँ की जिंदगी जीते हुए, और एक प्रवासी होते हुए जो आपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करी हैं, मतलब वो हम सबके लिए जैसे एक मिसाल कायम की है। और पुरवाई तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी को स्थान दे रहे हैं उसमें, लेखकों का। और जब यहाँ से मेरी पुस्तक लेके गए थे तो उसकी भी खबर पुरवाई में छपी थी, बाकी कविताएं तो छपती रहती है। खैर, हम अपना जो चर्चा है उसे आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी, हमारे, कही बात। जी हाँ। और मैं मुक्ति से पूछना चाहूंगी कि उनके जो जिंदगी की यात्रा, जो उन्होंने बचपन में, मैंने कहीं पढ़ा कि बहुत कठिन बचपन रहा। उनकी मम्मी ने भी बहुत कठिन, जिसे कहते हैं संघर्षशील जीवन जिया। तो अपनी, और जो पिताजी थे वो सेना में थे, भारतीय सेना में दूर रहते थे। तो उस संघर्षशील बचपन से जब वो निकल के आई हैं, तो अब ससुराल में कैसा उनको वातावरण मिला, कैसे उनके जो सृजन का जो सफर है वो उड़ान पाया, किससे वो प्रेरणा लेती हैं, और अपने कॉलेज में भी पढ़ाती हैं, उसमें भी किसी से जरूर प्रेरणा लेती होंगी। तो थोड़ा उसके बारे में मुक्ति हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बताइए। क्योंकि अंतस में हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि जो सुने, क्योंकि हमेशा ये होता है कि सफल जीवन, सफलता उनको लगती है एक पल में हासिल हो गई, आगे। उसके पीछे जो होती है एक लंबी कहानी होती है, कहानी होती है। वो सामने आनी चाहिए। जी मुक्ति। हाँ। बचपन में जैसा कि फादर मेरे सेना में थे, तो हमारे घर का जो माहौल था काफी डिसिप्लिन वाला था, अनुशासन में। बाहर नहीं आना, ये नहीं करना, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो मेरी मदर को भी काफी, मैंने जैसे आपको बताया कि काफी कुछ सहना पड़ रहा था कि लड़कियां ही लड़कियां पैदा की जा रही है, लड़का है ही नहीं है। उसके बावजूद जब पापा जब आते थे छुट्टी में, तो मम्मी को भी तब हालात ऐसे थे कि दादी मम्मी को कमरे में ही नहीं जाने देती थी, कि कहीं ये घर की सारी बातें वहां ना पति को नहीं सुना दे, तुम बेटा हमारे एंटी ना हो जाए। तो उन सब चीजों को हमें झेलना पड़ता था, देखना पड़ता था। माँ के आंसू अलग से, घर का माहौल अलग से, इतनी ज्यादा संघर्षपूर्ण जीवन था कि मैं आपको बताऊंगी पूनम जी कि हमें पढ़ने के लिए एक ही कमरा होता था। हम तीनों भाई बहन उसी कमरे में अंदर रहते थे और पढ़ते थे। फिर उसके बाद मैं जाती थी पड़ोसियों के घर में पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ना होता था। पढ़ने के लिए एकांत चाहिए, सारा कुछ अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो मैं उनके घर जाके पढ़ती थी। तो बिल्कुल। जिन दिनों फिर मैंने जब एमए किया जम्मू यूनिवर्सिटी में, मैंने जब एडमिशन ली, मेरे खुद के जब वो ताया जी की बेटी, जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, कहती हाँ, उसका मेरे को देख के, हाँ ताया जी, चाचा जी ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, यहाँ तक पहुंचा दिया? तो मैंने कहा मैं तो खुद यहाँ यूनिवर्सिटी में आई हूँ, टॉप में हूँ, मेरी सिलेक्शन हुई है, तो मैं एमए में एडमिशन ली है, बकायदा पेपर क्वालिफाई किया है, तो एमए में आई हूँ। नहीं नहीं, मैंने सोचा कि आप अब पढ़ाई नहीं करोगी, तो इसीलिए आपने, अब आपको आप छोड़ दोगी पढ़ाई, तो आप कहाँ, आप आगे मैंने कहा नहीं, पापा ने कहा आपने जितना पढ़ना है आगे पढ़ो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं हॉस्टल में जब चली गई, हॉस्टल में जब चली गई, तो प्रोग्राम जो, जैसे हॉस्टल में गई, मैं हॉस्टल में रही काफी दिनों तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे पापा ने वो, घर के माहौल ऐसा था, मामा जी और वो जिद निकालना शुरू हो गए
तो एक बार की बात है, बड़ी छोटी सी बात है कि नाना जी ने ना थोड़े से पैसे दिए कि ये बाजार से जाके कुछ ले आ बुलबुल के पास। तो नाना जी ने दिए थोड़े से पैसे की बाजार से कुछ लाना है। तो लाते लाते बचपन होता है ना, खेलते 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 वो मेरे हाथ में 1 रुपया था। तो 8 आने का कुछ आया, 8 आने नाली में गिर गए। अब मैं सोचू 8 आने नाली में गिर गई, अब क्या करूं। तो मैं आ गई घर। अब नाना जी को बड़ा गुस्सा आया, कहते ये 8 आने गिरा दी नाली में, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो अब तेरे को मैंने सजा देनी है, तो पेड़ के साथ बांध दिया। तो अचानक अचानक मेरे फादर आ गए वहां पे, कहते कोई जरूरत नहीं इनके घर में रहने की, तू सारा सामान ढूंढ तो तू ले, तो तू चल सारा पैकअप कर, तो तू जा हॉस्टल में पढ़ने के लिए, इनके घर नहीं रहना। आप सोचो कि मैं रात को पढ़ती थी, उनके बच्चे भी पढ़ाती थी पूरी पूरी रात बैठ के, फिर भी सेटिस्फाई नहीं। फिर भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ इतनी लड़ाई करने लगे आपस में कि मुझे मजबूर हॉस्टल में जाना पड़ा। तो जब ये नाना ने शादी और ये शादी हुई इतनी जल्दी, 21 साल की थी मैं जब शादी की मैंने। तो वो शादी इतनी जल्दी में इसलिए की कि जम्मू में अपना घर होना चाहिए। एटलीस्ट अच्छा। मैं किसी के घर में नहीं रहूं, एटलीस्ट अपना मकान होना चाहिए कि यहाँ पे मैं रह के कम से कम मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं। तो इस जब विनोद जी से मेरी शादी हुई, तो विनोद जी जब आए, तो विनोद जी को मैंने एक ही शर्त रखी। मैंने कहा मैंने अगर शादी करनी है तो अगर आप शादी करोगे, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। ये लोग कश्मीरी लोग थे, कश्मीरी वैसे काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको वैसे भी पढ़ने का, मेरे फादर इन लॉ भी प्रिंसिपल रिटायर थे और एमएलए थे। कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ोगी जहां तक चाहोगी, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यूसली करने के लिए ये शादी कर ली। फिर उसके बाद जब अचानक से शादी के बाद अभी 2-4 दिन हम लोग रहे वहां पे जम्मू में, तो सारा वो कहने लगे नहीं जी कश्मीर में घर है, कश्मीर में रहना है। तो जैसे जैसे कश्मीर की टनल क्रॉस कर रहे थे ना, एकदम से शांति, एकदम से सन्नाटा। ये 2003 की बात है। कोई सड़क पे नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली रहती थी, काफी लोग जो से पलायन कर चुके थे वहां से, पलायन कर पलायन कर चुके थे, जा चुके थे। तो इसीलिए फिर मैंने अब क्या किया, जब मैं आई यहाँ पे अलग माहौल था यहाँ का। साड़ी नहीं ली मैंने, साड़ी नहीं ली, तो पलायन किया नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग जी वो करते हैं। जैसे जैसे टाइम होता गया, तो मैंने कहा कि बीता गया, और डर खौफ दिमाग में इतना ज्यादा था कि कश्मीर, क्योंकि सुना था ना कश्मीर के बारे में, आतंक होता है, ये होता है। पर मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि मैं कश्मीर नहीं छोड़ूंगा, वो कश्मीर में ही रहे। तो हम लोग फिर वहां पे ही रहे। फिर धीरे 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 वहां का माहौल अपनाया, रही उनके साथ। मैं नहीं कहती कि लोग बुरे होते हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग जो होते हैं, शरारती तत्व कुछ करते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे समय बीता गया, धारा 370 के बाद जो था, सारा परिवर्तन आया, ठीक हो गया माहौल, सब अच्छा हो गया। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है तो सब मुक्ति, ठीक हो। आप उस समय जब कश्मीरी पंडितों पर इतना कहर हो रहा था, तो आप वहां रुके रहे पूरे पूरे यस जोश यस, खरोश के साथ, क्योंकि पूरे। दिल्ली में बहुत से अपने कश्मीरी पंडित फ्रेंड है, मेरी बेटी के फ्रेंड के फादर वगैरह हैं। हमने ये पिक्चर भी देखी, बहुत बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं हाँ, कठिन परिस्थितियां कठिन, थी। हाँ। वो आपने जिसे कहते हैं पूरे हिम्मत के साथ आपके हिम्मत से, परिवार में, तो ये इसके लिए मेरी बधाई स्वीकारें आपकी, आप वहां रहे। और क्योंकि मैं खुद कश्मीर में अनंतनाग में जा चुकी हूँ, तो मैं अपना भी आप जब आपका पुस्तक की चर्चा हुई थी तभी मैंने हाँ, तब बताया आपने बताया था। कि यस, हमारी बस में खास अनंतनाग में ही कहा गया था कि भाई सर झुका के बैठे, यहाँ बैठे। टेररिस्ट का बहुत डर है। तो उस पर्टिकुलर अनंतनाग में आप रहकर कार्य कर रही हैं, बड़ी बड़ी बात है। और मैंने कहा ना, जैसे लोग डरते हैं ना, काफी सारे कश्मीरी पंडित कहते हैं हम बिंदी नहीं लगाएंगे, हम मांग नहीं भरते। पर मैं नहीं, मैं मांग भी भर के जाती हूँ, बिंदी लगा के जाती हूँ, पूरे अपने अच्छे ढंग से। तो सारे एकदम से। मैं आपको एक छोटी सी वाकया बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं बीएड कर रही थी, तो मेरे पास नोट्स थे, मेरी फ्रेंड के पास थे। मैंने कहा मैं आपसे नोट्स ले आती हूँ, मैं जा रही थी, इतने में एनकाउंटर हो गया। उधर के लोग उधर हाथ ऊपर करके, इधर के लोग इधर हाथ ऊपर करके बैठ गए। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं निकलूं तो निकलूं कहाँ, कैसे इससे, इनसे।
तो वो जब सीआरपी वालों ने हमें देखा, मुझे देखा ना, उनकी नजर पड़ी, तो उन्होंने कहा मैम आप निकलिए, क्योंकि हमें सारे जानते हैं, फादर इन लॉ एमएलए थे, मैंने आपको बताया, मैडम आप निकलिए। तो वो जो 5 मिनट का जो रास्ता था ना, आप यकीन मानेगी पूनम जी, मैंने वो 2 मिनट में तय किया। इतनी भाग के फटाफट घर पहुंची कि कहीं कोई कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कि पूरा ऐसी स्थिति में भी, दहशत का वातावरण था बड़ा हाँ, सा। ऐसी स्थिति में भी हम लोग रहते हैं वहां पे, कहते हैं ना, मैं तो ये कहूंगी हम जितना खाते नहीं है उतना टेंशन में जीते हैं। पर अब फिर भी माहौल बड़ा अच्छा हो गया है। धारा 370 के हटने के बाद जो मौजूदा सरकार हमारी जो है, वो बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, कश्मीर की उन्नति की ओर सोच रही है। जैसे G20 हुआ, मैंने अभी अपने जो आर्टिकल है उसमें उस हाँ चीज का जिक्र भी किया, जी। तो काफी अच्छा रहा। हमारे यहाँ का लोग, टूरिस्ट बड़ा ज्यादा आ रहा है इस बार तो टूरिस्ट की भरमार है। मैं एक बात इसी से संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि G20 हुआ, बिल्कुल हम लोग सब अवगत है कि 370 हटने के बाद श्रीनगर में, जम्मू श्रीनगर, खासकर श्रीनगर में माहौल बहुत बदला है। और आप वहां रहती हैं और आपके मुख से ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई माहौल बहुत बदला है, क्योंकि मीडिया में जो आता है उसके बाद जो जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, वो आप हम्म। सुन रहे हैं कि आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ कि माहौल बहुत बदला है और G20 वहां हुआ है और प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही साथ आपने मुझे एक बात अभी अभी और बताई थी ना, कि अब वहां मलमास का मेला लगने यस वाला है। यस। तो क्या पिछले पिछले कुछ समय भी मेले होते रहे हैं, क्या वो बंद थे या अब शुरू नहीं हुए? नहीं, पहले तो ये जो मलमास है ना, ये 2.5 महीने के बाद आता है। ढाई मैंने कहा, साल हाँ, 2.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद मैंने ये आर्टिकल लिख दिया है, वो और अगले हफ्ते वो पुरवाई में आएगा। मैंने सोचा कि चलो सब इससे अवगत हो जाए, पता चले कि मलमास होता क्या है, सभी को इस पूर्व बारे में जानकारी। हमारे साथ हैं बिल्कुल। हाँ, यस यस। तो मैंने कहा सभी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो बाहर लोग रह रहे हैं वो आए यहाँ पे, मेला जो लगता है। तो आपको, जैसे आप जानती है, 2-3 साल तो कोविड में ही चले गए, कोविड की सिचुएशन में। फिर कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे, बुरहान वानी वाला केस रहा, सारा कुछ रहा। तो अब जो है काफी जोरों शोरों से सरकार इसकी ओर ध्यान दे रही है। ये मनाया जा रहा है, ये मटन में ही मनाया, मटन में ही हमारा यहीं पे कुंभ लगता है, यहीं पे अच्छा, मनाया जाएगा। तो कुंभ की वो तरह। आर्टिकल जो है, हाँ, वो बाकी चीजें आप आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो क्यूरियोसिटी जो रहेगी वो तब पढ़ के ही अच्छा लगेगा। अब मैं बता दूंगी तो वो सारा जो है खुल जाएगा उसका नहीं मजा नहीं, नहीं आएगा। अब सुनीता राजीव जी का स्वागत करना चाहूंगी। वो हमारे अंत से अंत तक में मैं उनका साक्षात्कार ले चुकी हूँ। स्वागत है आपका सुनीता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप आए हैं, और इनका साहित्य इनका जो साक्षात्कार है वो भी आप सुनिएगा। बहुत बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। हाँ, बिल्कुल। मुक्ति से कुछ अभी तक जो हमारी बातचीत हुई, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, इस मंच पे इनविटेशन मिलने नमस्ते। साथ में नमस्कार। इस मंच के लिए एक आमंत्रण मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। और मैं तो पूनम जी की कायल हूँ इस बात के लिए कि जब वो इंटरव्यू लेती है ना, तो जो छोटे छोटे उनकी 2-2 लाइनों की पंक्तियां कविता की ऐसे निकल आती हैं, मुझे बहुत अपने लालच आप है ही उनको बटोरने का तो बहुत सुंदर सुंदर बीच में कुछ उनका अपने अनुभव से, कुछ अपने जीवन से उनका निकल के आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। आपसे मिलके इतना हालात हो रहा है मुक्ति जी कि क्या बताया जाए। और आपने जो विषय चुना है, मैं तो खुद अब से, क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जान के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपने अपनी कलम डुबाई तो इस स्याही में, और इसकी ये पक्ष उजागर किया समाज में। ये बहुत बहुत वीरांगना वाला काम बिल्कुल किया है आपने। हर लेखक जो है वो अपने जीवन में ही, जीवन की स्याही में ही डुबोता है अपनी कलम। तो हाँ, सही बात। हाँ जी, वो जिस समय वो जब किताब आप देते हैं या छपाते हैं कोई भी आर्टिकल, तो ऐसा लगता है जैसे अपने मन का या आत्मा का एक अंश आपने हाँ। दुनिया को दे दिया है ना। तो ऐसा ही बिल्कुल महसूस होता है। तो वो मैं समझ सकती हूँ कि आपने क्या इसका एक्सपीरियंस किया होगा इसके दौरान में। मेरा छोटा सा प्रश्न ये रहेगा कि जिस समय आपके अंदर का लेखक बड़ा हो रहा था, आप किन लेखकों से इतनी प्रभावित थी, किन लेखकों को ज्यादा पढ़ना पसंद करती थी, और जिनका प्रभाव आपको लगता है कि मेरी लेखनी पे भी है या मेरे सोच पर है या मेरे लेखन के तरीके में है, वो जानने की कोशिश जी, है। एक लेखक तो हमारे साथ ही हैं, तेजेंद्र जी, जिनकी कहानियां
पढ़ती रही हैं मुक्ति, और अब उनके बारे में भी और बताएंगी। मैं कुछ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, धन्यवाद। क्योंकि इनकी कहानियां जिंदा लाश, बलि का बकरा नहीं बनूंगी, और लिव इन रिलेशनशिप पे ऐसे ऐसे संवेदनशील जिसे कहते हैं समयों मुद्दों पर है कहानियां। तो ऐसी कहानियां कैसे निकल के आई, किन किन लेखकों से आपने प्रेरणा ली, मुक्ति आप बताएं। जैसा कि मैंने बताया, चित्रा जी, वो चित्रा जी से पढ़ा। चित्रा जी के मैंने दोनों अपने, हाँ, आवा, एक जमीन अपनी, तो ये गिल्ली गड्ढू, ये पढ़े मैंने चित्रा जी के उपन्यास, और काम भी मेरा चित्रा जी के ऊपर ही हुआ। फिर मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास, नासिरा शर्मा जी के जीरो रोड, ये काफी सारे जो जो उपन्यास है, बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, हमेशा मेरे मन में ये चीजें जो थी निकलती रहती थी कि मैं कब इनके जैसा अच्छा लिख पाऊं। तो इसीलिए मैंने उपन्यास को ही चुना। ये जो बड़े बड़े लेखक थे, इंडियंस, हमेशा मुझे प्रेरित करते थे कि मैं सोचती थी ये अगर इतने बड़े। और उस दिन बड़ी खुशी की बात हुई कि जब सभी लेखकों में, 12-15 लेखकों में मेरा भी नाम था कि उपन्यास लेखिका डॉक्टर मुक्ति शर्मा है। तो वाह। काफी अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े लेखकों में जब आपका नाम लग जाता है। तो 20-25 बच्चे जो हैं इस पे शोध भी कर रहे हैं। 2 लड़कियों ने इस पे लघु शोध भी कर लिया है शापित किन्नर पे। तो जो आपने, जो मेरी दूसरी किताब आई, उसका तो आपको पता ही है, वो नहीं नहीं, प्रवासी बिल्कुल। पे, प्रवासी उसका पे। उसका तो जिक्र मैं कर दूं कि जो आपकी दूसरी किताब आई, प्रवासी का संसार एक एक दृष्टिकोण, जिसमें दृष्टिकोण, आपने हाँ जी, विश्व के प्रसिद्ध लेखकों की कहानियों को शामिल किया है और शामिल उसमें किया। अपना दृष्टिकोण दिया है। हम्म। तो तो वो आने वाली जो मेरी किताब है, वो जो मैंने वो दे दी आद्विक प्रकाशन को, वो है मीरा की उड़ान। मीरा जो है वो किन्नर गुरु है, उड़ीसा की। तो उसकी अच्छा। जीवन की, हाँ जी, उसके जीवन की काफी सारी संघर्ष है, जो अपनी जिंदगी में उसने बड़ा कुछ सहन किया। वो एक, ये जो थी, एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी। तो उसके फादर चाहते थे कि वो लड़का बने, लड़का रहे। तो वो फिर शीशे के आगे जाती थी, मेकअप करती थी, चूड़ियां पहनती थी। तो जब उसके पिताजी आते थे, बिंदी हटा देते थे, लिपस्टिक पोंछ देते थे उसकी, कर देते थे उस चीज को। जो उसकी, जो जब मेरी उससे बातचीत हुई, वो मीना पिछले दिनों आई भी हमारे घर जम्मू में। तो फिर जब उसने अपने बारे में बताया, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मीरा के बारे में भी लिखना बनता है। तो वो मेरा जो उपन्यास है वो जल्दी पाठकों के सामने भी आ जाएगा, मीरा की उड़ान। तो उसमें मैंने मीरा के जो जीवन का जो संघर्ष है, उसको उपन्यास का रूप देके दिया, लिखा है। तो बाकी काफी सारे लेखक जो हैं, वो कहते हैं ना, लेखकों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, तो जो मेरे लिए प्रेरणा बने हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी कहानियां, उपन्यास, मैत्री पुष्पा जी हो गई, चित्रा मुदगल जी होगी, नासिरा शर्मा जी हो गई, असगर बजाज जी हो गई, इनके सभी लेखकों के से, इनको हमेशा मैं पढ़ती रहती हूँ। इनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, ये क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा नया लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं साथ साथ इनको देख के, ममता कुलकर्णी, इन सभी को, तो मनीषा कुलश्रेष्ठ के, ये सबको देख के तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी कुछ करूं, ताकि इनके तक पहुंचूं। और सबसे बड़ी प्रेरणा आपको देख के कि एकदम से हंसती रहती हो, खुश रहती हो देख के। और कितना अच्छा लगता है कि एक नारी के अंदर इतनी सारी शक्ति जो है विद्यमान है, बस जरूरत है उसको बाहर निकालने की। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आपने ये बात कही कि हंसती रहती हो। मैं तो कहती हूँ कि मुस्कान तो चेहरे पे रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी की कठिनाइयां, जैसे कहते हैं कि जमाने का दुख तो आप लो, लेकिन अपना दुख जो है वो सीमित करके, अपने तक सीमित करके रखो। तो जो वो होता है ना, जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, अभी अभी सुनीता जी ने जिक्र किया था कि पूनम जी की पंक्तियां आती हैं। तो मेरा एक शेर है कि जख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। वाह, क्या बात है, क्या तब तो क्या बात। पूनम करवटों में कट गई, दिन ये हम्म, गम लेकर पुराना आ गया। वाह वाह, तो क्या बात, क्या बात उसी है। की इंतजार हो रही थी पूनम जी। मैंने कहा जो दो होंगे निकलती है ना ऐसी। है ना। तभी तो मैंने अपनी किताब का संचालन करने के लिए इन्हीं को कहा। मैंने कहा भाई, मेरी किताब का संचालन आपने करना है। तो इन्होंने इतने अच्छे ढंग से संचालन किया कि वहां बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध होके इन्हीं को देख रहे थे, यूं करके। ऐसे भी मंत्रमुग्ध कर देती है, लेकिन इनके खजाने में बहुत रत्न छुपे हुए हैं। वो धीरे धीरे आ, करके एक एक निकलते हैं। आप तो एक एक आप निकलते हैं। तो मुफ्ती ऐसे कह रही हैं कि जैसे होता है ना कि गजल, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं बात वाली करो। बात।
हो गए। खैर मैं अपनी बात छोड़ती हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। हम जी जी। बात कर रहे थे आपके जो कहानियों का जो विषय है, बलि का बकरा नहीं बनूंगी, और हम्म। उसके बाद मुक्ति हम आप मैंने पढ़ा भी कि आप कविताएं भी लिखती हैं और पुरवई में कविता भी छपती है, तो एक कविता भी आपसे सुनना चाहेंगे। और हम्म। साथ ही साथ मैं देखना चाह, जैसे आपने बताया मीरा की उड़ान आपका उपन्यास ऑलरेडी पब्लिकेशन में है, हम्म। इसके बाद आप किस महान कार्य की ओर जाने वाली हैं वो भी बताइए। वो आपने सुना था, कंदवे जी ने इतना बड़ा महान कार्य मेरे कंधे पे रख दिया, कहा कि और भी जितने भी प्रवासी लेखक हैं उनकी कहानियों को भी समीक्षाएं करें। तो वो हाँ, भी चीज, हाँ वो भी चीज चल रही है। तो प्रवासी आनंद जी कथा मेरा, संसार का द्वितीय पार्ट आ सकता है उसमें, जी जी, हाँ बिल्कुल जी, दूसरा संस्करण, जी जी। तो दूसरा आप जैसा कि कह रही हैं कि कहानियां लिखती रहती हूँ, उपन्यास लिखती रहती हूँ, तो कभी कविता के बारे में सोचा नहीं। तो मैंने ऐसी ही कविता लिख देती थी, तो सभी कहने लगे कि तुम मुक्ति कविता लिखा करो, अच्छा लिखती हो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो, मुझे नहीं लगता मैं अच्छा लिखती हूँ, नहीं नहीं कविता लिखनी चाहिए। तो मैंने भारत तिब्बत संवाद मंच की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैंने जब वो वहां पे कविता लिखी उनके लिए, तिब्बत के लिए, तो वो मैंने डायरेक्ट ना तेजेंद्र जी को भेज दी। मैंने कहा सर आप प्लीज आप इस पे नजर दे दें, डाल दें, तो देखें अगर काबिल है ये कविता। जब उन्होंने देखी, कहते ना ना ये तो बड़ी अच्छी है, तो मैं इसको वाह पब्लिश करूंगा। मैं कहा वाह ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं कहा बढ़िया चीज, तो वो ना एक प्रोत्साहन मिलता है ना बंदे को, कि जब बिल्कुल। इंटरनेशनल पे कह रहा है कोई कि हाँ जी बड़ी अच्छी है, तो छाप देते हैं। तो उससे मेरे को जो है काफी ज्यादा अच्छा मोटिवेशन मिली कि नहीं, अब मुझे लिखनी है कविताएं, तो कविताएं अच्छी अच्छी हो ना हो, पर लिखनी है। तो मैंने फिर क्या किया, जैसा कि कश्मीर के आपने हालात के बारे में देखा ही है कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है अपना घर बार छोड़ के जा चुके हैं, हम्म, देश के विभिन्न भिन्न हिस्सों में जा गए हैं। तो मैंने उस पे लिखी थी अपनी एक कविता, एक लिखी थी वीराना। ध्यान सुनिए। यस खंडहर स्वागत। हुए इन मकानों को देखती हूँ, खंडहर हम्म, हुए इन मकानों को देखती हूँ, अपनी बेबसी बताते इन आशियानों को देखती हूँ, वाह। अपनी बेबसी बताते इन आशियानों को देखती हूँ। कभी लगते थे इन घरों में मेले, कभी लगते थे इन घरों में मेले, आज उजड़े हुए इन वीरानों को देखती हूँ, आज उजड़े हुए इन वीरानों को देखती हूँ। खाली पड़े सुनसान आंगन को देखती हूँ, खाली पड़े सुनसान आंगन को देखती हूँ, फलों से लदे बागों को देखती हूँ, आज मुरझाए इन पेड़ों को देखती हूँ। कभी चहचहाते थे यहाँ पक्षी, कभी चहचहाते थे यहाँ पक्षी, उस आसमान को देखती हूँ, कभी चहचहाते थे यहाँ पक्षी, उस आसमां को देखती हूँ। उड़ान के लिए तड़पते उस इंसान को देखती हूँ, उड़ान के लिए तड़पते उस इंसान को देखती हूँ। कभी लगते थे जो सब अपने, कभी लगते थे जो सब अपने, उस भाईचारे को देखती हूँ। जिस पर पड़े खून के छींटे, उस लहूलुहान धरती को देखती हूँ, जिस क्या पर पड़े खून के छींटे, उस लहूलुहान धरती को देखती हूँ। खंडहर हुए इन मकानों को देखती हूँ, खंडहर हुए इन मकानों को देखती हूँ। जर्जर बहते शांत झरनों को देखती हूँ, झरझर बहते शांत झरनों को देखती हूँ। अपनी खामोशी, खामोश कहानी बताते इन नदी नालों को देख, अपनी खामोश कहानी बताते इन नदी नालों को देखती हूँ। वापसी के लिए तड़पते अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखती हूँ, वापसी के लिए तड़पते अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखती हूँ। चुप्पी साधे बिन कुछ कहे उन अधरों को देखती हूँ, चुप्पी साधे बिन कुछ कहे उन अधरों को देखती हूँ। खंडहर हुए इन मकानों को देखती हूँ। जो कहलाता था धरती का स्वर्ग, जो कहलाता था धरती का स्वर्ग, उस कश्मीर को देखती हूँ। खंडहर हुए इन मकानों को देखती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत ही संवेदनशील कविता है। थैंक कश्मीर यू। का दर्द, आवाज, कश्मीर का दर्द इसमें निकल के आया है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगी इस कविता के लिए, इस रचना के धन्यवाद। लिए कि आ, हम लोग तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कश्मीर ने क्या सहा है और कश्मीर के लोगों ने क्या सहा है, क्योंकि जो मकान, जितने बड़े बड़े मकान, क्योंकि मैं कश्मीर आ चुकी हूँ, मैंने देखा है
कितनी ग्रीनरी है, क्या क्या खूबसूरत जी, जगह है, धरती का स्वर्ग है वाकई। उस जमीन को बिल्कुल आप नरक जिसे बना दिया, रहने लायक नहीं रहा। लोग छोड़ छोड़ के, जैसे जो हाथ में आया बच्चियों को छुपा के गोदी में भागे हैं। भागे भागे। उस दर्द को आपने उकेरा है, और बनता है आपका ये हक बनता है कि आप उस चीज पे लिखें, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? जो वहां रहा है, जिसने देखा है, जिसने दर्द सहा है। हाँ, जिसने सहा है और रहा है। क्योंकि मैंने भी मैंने इस विषय पे नहीं, जैसे कि एक अभी आजकल आप फेसबुक पे देखेंगे तो मेरी एक कविता है, खामोश गवाह। तो गवाह, आप जी जी। तो वो आप उसे जरूर पढ़ें, और बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मैंने तो खैर अपने ननिहाल पे लिखी है, क्योंकि वो घर जो है हरियाणा का, जो एक खामोश गवाह, एक खंडर बन के रह गया कि इसमें भी कभी जीवन आबाद था। हम्म। तो जब हमने देखा तो एक एक चीज मुझे जीवन से भरी लगी। तो वो कविता आप अवश्य पढ़ें। आपकी कविता पढ़ के मुझे उसको उसकी याद आ गई, खामोश गवाह, नहीं। क्योंकि खंडर है ये, खामोश गवाह है कि यहाँ कभी जीवन आबाद था, बच्चे खेलते थे और अड़ोसी पड़ोसी जो थे मिल के खेलते थे। तो कश्मीर का दर्द है जो आपका लाना बनता है। और मैं देख रही हूँ आपने जो कुर्ता पहना है कश्मीरी कढ़ाई का, बाकायदा बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू, और थैंक यू। हाँ, बहुत अब लगना चाहिए ना कि कश्मीर से कोई बोल रहा कश्मीर का। और वो आप मानिए कि अंतस के पटल से जब ये जाएगा तो जब जाएगा तो ये कश्मीर क्या, दिल्ली क्या, और भारत के अन्य देश क्या, विदेशों में भी आपकी जो ये साक्षात्कार है, आपके जो अनुभव हैं, जो हमारी बातचीत है, जरूर पहुंचेगी। और समय कुछ कम बचा है, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अब आगे आप क्या करना चाहती हैं, और कहानियों के साथ, कविता के साथ, उपन्यास के साथ परिवार को संभालती हैं, कॉलेज को संभालती हैं। तो इतना जो ऊर्जा है, माना की ऊर्जा हम सब जानते हैं कि कैसे आती है, लेकिन आप में वो ऊर्जा कैसे आती वो कहते हैं ना, पत्थर ठोकरे खा खा के सीखता रहता है। इस पत्थर है? ने पत्थर ने ठोकरे खा खा के जो है बहुत कुछ सीख लिया है संघर्ष से। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में पैदा तो सब होते हैं, है ना। हर एक इंसान आता है, चला जाता है दुनिया से। कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें। वाकई कोई लेखिका भी लिखती थी। तो इसलिए तो मैं अब चाहती हूँ कि उपन्यास भी मेरा जल्द से पाठकों के समक्ष आए, और कहानी भी, जो दूसरा जो उन्होंने कहानी का जो दूसरे संस्करण के लिए मुझे कहा है, वो भी मैं अपना पूरा कर पाऊं। तो उन सब के बीच में से थोड़ा सा समय जो है निकाल लेती हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे जो है ना, हिंदी नहीं है कश्मीर में ना। वो क्या सबसे नहीं है? बड़ी दिक्कत है, हिंदी। अच्छा, हिंदी हिंदी। इतनी जानकार नहीं, हिंदी स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती ना। तो हम्म। हिंदी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। नहीं नहीं, हम्म। तो उसी के कारण जो है कोई मदद भी नहीं कर सकता। जो भी करना है खुद करना है, और अपने तक ही रखना है, और खुद ही करना है सारा ही। तो वो सारा जब बंदा इंसान को खुद करता है ना, तो फिर इंसान को, वो कहते हैं ना, फिर कर करके वो निखार आ जाता है। अब पता नहीं निखार आया भी है या नहीं, वो तो पाठक ही बता सकते हैं कि कितना आया है, और वो आने वाला समय ही बताएगा। मैं भी आपकी पाठक बनना चाहूंगी, वो किताब मेरे तक भी आए। जरूर बिल्कुल। जरूर। किताब जो जरूर जरूर। प्रवासी कथा संसार है वो भी मेरे तक आए, क्योंकि मैंने बहुत जब लोगों के जो व्यूज हैं, जो उनके लोगों ने उस पुस्तक पर चर्चा करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, वो भी पहुंचे मुझ तक। तो वो कहानियां, आपका जो, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण भी मेरे तक पहुंचे। और मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अंतस की ओर से। और आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई, उन, जैसे कहते हैं, आपने कहा ठोक ठोक के बना दिया, तो वो कहते हैं ना, हर एक ठोकर ने हमको ये पाठ पढ़ाया है यारो। हाँ, हर एक ठोकर ने हमको ये पाठ पढ़ाया है यारो, गिर गिर कर हर बार संभलना कितना मुश्किल होता है। सामने जरूर। दरिया और समंदर बहता हो कितना पूनम, खुद को फिर भी प्यासा रखना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात गजल है। गजल की छात्रा हूं मैं तो। और अंतस के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप का ये जो बातचीत है
लोगों तक पहुंचे। और आप अपने कश्मीर की आपके जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो शोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? जब ये बातचीत आपकी उन तक पहुंचेगी तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने स्टूडेंट्स को, शोधार्थियों को यही कहना चाहूंगी कि दृढ़ निष्ठा के साथ पढ़ें, मेहनत करें। संघर्ष जो है वो जिंदगी, परेशानियां जिंदगी में आती रहती हैं, और आकर चली जाए वो बहुत बड़ी बात है, आकर रह जाए वो नुकसान देती है। तो इसलिए हिम्मत से काम लें, अच्छा लिखें, अच्छा करें। तो अच्छा लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा पढ़ना। जब तक वो बिल्कुल। अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो वो अच्छा लिख नहीं पाएंगे। तो जब वो अच्छा पढ़ेंगे तो तभी अच्छा लिख पाएंगे। तो ये मेरी उनके लिए यही शुभकामनाएं है कि वो अच्छा पढ़े और अच्छा लिखे। बहुत अच्छी बात कही। और हमारे साथ इस बीच किरण गोयल जी बहुत अच्छी जैसे समाज सेविका भी हैं और काफी सक्रिय रहती हैं, वो भी हैं। मैं चाहती थी कि वो भी आपसे कुछ पूछें, क्योंकि पूरा प्रोग्राम में हमारे साथ रही है। अगर हाँ किरण जी, वह स्वागत है आपका। आप मुक्ति से कुछ पूछना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? मैं आपको पूनम और डॉक्टर शर्मा को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। पूनम को तो बहुत दिन बाद देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग दोनों एक कंपनी में साथ साथ काम करते थे, लेकिन कभी हम अपने संबंध बनाए रखते हैं, किसी न किसी उस पे ना जुड़ जाते हैं। तो आज मुझे आपकी मीटिंग अटेंड करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं पूनम के एक दोस्ती के ऊपर शेर सुनाना चाहती हूँ। पंजाबी में, पता नहीं आप समझोगे कि नहीं। समझेंगे समझेंगे, बताइए। यार तो एक दिन पूछ बैठा, तेरी तबीयत इतनी हसीन क्यों है, वादा करे ते करके भुल जावे, सानू फेर भी तेरे ते यकीन क्यों है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सानू समझ आ गई, सानू समझ आ गई जी। थैंक यू, सानू समझ आ थैंक यू गई। सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है किरण जी। आपने बहुत जैसे इसके पंजाबी का तड़का लगा दिया इसमें। जो अभी जो थोड़ी सी टोन है वो पंजाबी की ओर ही है। और अब दिल्ली में तो सुनीता जी, हम सब जानते हैं कि पंजाबी तो हमारे जैसे कहते हैं ना, आजू बाजू में सब बसी हुई है। आगे पीछे घूमती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण और कहना चाहूंगी। जैसे आपने, मुक्ति ने कहा कि अच्छा पढ़ें, और जो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो अच्छा पढ़ते रहे, क्योंकि जो सफलता है वो एक मंजिल नहीं है। क्योंकि आप मंजिल पे पहुंचते हो, फिर आपका नया गोल होता है, आपका एक नया होता है। तो वो सफलता जो है एक यात्रा है, और उस यात्रा में निरंतर यात्रा। बिल्कुल। हाँ, मैं निरंतर आप यात्रा। जी, आप कहें, आपकी बात सुनना चाहती हूँ मुक्ति में। हाँ, मैंने कहा सफलता जो है एक निरंतर यात्रा है। हमेशा हाँ प्रयास करते रहे तो आप तभी सफल। ये नहीं है कि आप सफल हो गए तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, काम करना छोड़ दें। फिर भी आप करते रहे और आगे बढ़ते रहे, खुशियां हासिल करते जाएं। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, खुशियां हासिल भी करें और खुशियां दे भी, दे क्योंकि भी। दूसरे की खुशी का सबब बनना भी एक बहुत नेकी का सबब का जैसे सवाब का काम है। तो मैं इस बातचीत को अगर समाप्त करना चाहूँ, यहाँ पे एक विराम देना चाहूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसके बाद हम फिर मिलें और किसी अन्य मुद्दे पे बात करें, और आपका जब दूसरा उपन्यास आ जाता है तो उसकी भी हम चर्चा करें। सुनीता राजीव जी का साक्षात्कार आप अंतस के चैनल पर जरूर देखिएगा। आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और मैं शीघ्र ही, मुझे लगता है मुझे तेजेंद्र जी का भी साक्षात्कार एक दोबारा से लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने उनका सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत गहरी नॉलेज रखते हैं, बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत ज्यादा। और बहुत उनका पैशन है तेजेंद्र जी का सिनेमा के बारे में। बहुत पत्रिकाओं में ये साक्षात्कार छपा था। खैर, अब तेजेंद्र जी की कहानियां और दोनों चीजें, लंदन में रहते हुए आप मेट्रो भी संभाल रहे हैं और कहानी और उपन्यास भी संभाल रहे हैं, हमें हमारी भारतीयता भी संभाल रहे हैं। मैं बहुत साहित्य धन्यवाद। साहित्य को भी पटरी पे लाते हैं और ट्रेन को भी पटरी पे लाते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज की जो हमारी बातचीत रही, इसको इस रूप में लाने के लिए मेरे जो अंतस के संरक्षक हैं, मेरे हस्बैंड नरेश माटिया, और मेरी बिटिया जो सारी वीडियोस को जैसे मॉडरेट करती है, और हमारे घर की जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजिस्ट है, जो लेटेस्ट हम के देती है। तरंग का बहुत बड़ा जिसमें हाथ है।
मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का अंतस की ओर से। हम फिर मिलेंगे और आपके आने का शुक्रिया। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।